लेट क्यों कर रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू दिस सेशन दोस्तों, क्या हाल है? आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइज। नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का आज के इस सेशन में। वेलकम वेलकम वेलकम। क्या हाल है मित्रों? राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की गाड़ी आगे बढ़ चुकी है और गाड़ी आगे बढ़ के आज पहुंच गई है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पे। आशा करता हूं मैं आपको बेहतरीन तरह से दिखाई और सुनाई दे रहा हूं। वेलकम 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 टू दिस सेशन। तो क्या क्या है, दो तीन चीजें हैं अपडेट में। वो दो तीन चीजें क्या है अपडेट में? सबसे पहले तो WPP सॉल्व कर ली, करी कि नहीं? क्यों? क्योंकि WPP सॉल्व करके रखना बच्चों। ये चैप्टर पढ़ेंगे, आज की क्लास है। आज की क्लास के बाद में एक और क्लास है ना, ये 3 क्लास हुई, चौथी क्लास के मतलब 3 क्लास, चौथी क्लास, फिर उसके बाद की क्लास डाउट सॉल्विंग होगी। तो डाउट सॉल्विंग क्लास में अपन क्या करेंगे? क्या होगा? शुरू में लेगा क्या था? अच्छा, देख लें एक बार, चेक कर लें। तुम कह रही हो आया था, संदीप भैया कह रही है कि आया था, तो मानना पड़ेगा मुझे। तो एक बार फिर से बोल देता हूं तुम्हें, ये चाह रहे हो ना, इतना बस बोलो। तो हाँ जी, तो WPP सॉल्व कर लेना। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के नोट्स मिले नहीं मिले, नोट्स आ गए हैं क्योंकि रेडी हो गए नोट्स, ठीक है, क्यूट वाले नोट्स। तो चैप्टर भी रिवाइज कर लेना, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का टेस्ट दे लेना। उसका डिस्कशन करेंगे अपन इसके बाद की एक क्लास के बाद में, है ना। ये क्लास होगी, इसके बाद एक क्लास होगी, उसके बाद करेंगे। तो ये हो गया। और अभी तक जो अपन पढ़ेंगे इसके भी अगर कोई डाउट हो तो डाउट सॉल्विंग में डाउट उठा लेंगे अपन। फाइन। आज लेक्चर 3 है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। वेलकम वेलकम वेलकम। यार पिकाचू अभी आया नहीं है, गर्मी की छुट्टी उसकी ज्यादा है थोड़ी। पिकाचू मिला नहीं अभी। अप्पू हाथी से मिलोगे क्या? अप्पू हाथी से मिलवा दे दो, तुम मिलाओ। मेरा नाम है अप्पू हाथी, मैं सर की क्लास में पिछले 2 सालों से 10 क्या मतलब पास नहीं हुआ तो ऐसा बोला, 11th में आ गया लेकिन आगे नहीं बढ़ते बन रहा है, मूव ऑन नहीं हो पा रहा है विदाई 5 वाले बच्चों के जैसा। तो ये अप्पू हाथी से मिल लो आज, ठीक है। चैट पब्लिक कर दूं? चैट पब्लिक कर दूं? तुम बातें बहुत करते हो। कॉपी में नहीं लिखना है। अरे यार तुम फिर वही गधा हमाली करोगे क्या? एक टाइम बचाओ। वो इसीलिए शॉर्ट सुंदर बना के दिए कि उनके सीधे प्रिंट आउट निकलवाना और उनसे ही पढ़ना, ठीक है। चलो, क्या हो गया दोस्त? मंडे तक आ जाएगा मामा के वहां से पिकाचू और पॉकीमोन दोनों, तब मिलवाएंगे। मतलब पिकाचू और पोपलू दोनों तब मिलवाएंगे। ठीक है, चलो भाइयों, तो शुरू की जाए आगे की कहानी। बाल क्यों कटवाऊं? मेरी इच्छा, मेरे बाल तुम्हें क्यों, तुम्हें गर्मी लग रही क्या? मेरे बाल बड़े हैं तो हो गया मेरा बाल बड़े करने का मन। एक दौर आता है जब लड़कों का मन होता है बाल बड़े करने का, तो बस कर रहे बड़े। चलो, और ये जो लड़कियां बोल रही है काटू तुम्हारे बाल मेरी मर्जी, मैं बढ़ाऊं मेरे बाल। आगे बढ़ते हैं। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा था, अगर आपको थोड़ा एक रिकैप दूं तो अब रिकैप अपन इस पे चलेंगे, स्टोरी लाइन वाली चीज पे, स्टोरी लाइन की टाइमलाइन और इस वाले पार्ट पे। तो स्टोरी लाइन ये थी कि चैप्टर में पहले तो आपने क्या पढ़ा? पहले जो चैप्टर में आपको पढ़ना था फ्रेडरिक सूरियो की पेंटिंग वगैरह वो सारी चीजें। फिर उसके बाद में हमने चैप्टर वहां से शुरू हुआ हमारा स्टोरी वाइज फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने के बाद में क्या हुआ कि पावर जो पहली बार लोगों के पास आ गई, राजा के पास से, ठीक है, मतलब राजा से पावर लेके लोगों ने अपने पास लाए। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस डेवलप करने के लिए उन्होंने एकजुट हुए, एक साथ बहुत सारी चीजें करी, ये सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद में आपको क्या देखने को मिलता है? ये हो गया सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। फिर
जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आइडियाज निकल के आए, फ्रेंच आर्मीज ने ये समझा कि नाउ इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैरी दोज रेवोल्यूशनरी आइडियाज टू रेस्ट ऑफ द यूरोप। ठीक है, तो जहां जहां और मोनार्की थी वहां वहां वो आइडिया लेके पहुंची फ्रेंच आर्मीज, और उन आइडियाज को वहां पे स्टैब्लिश करने का प्रयास किया पूरा पूरा। और इन आइडियाज को कैरी कौन कर रहा था? नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने माना कि डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया था, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने एक नई चीज, अलग चीज वो ले आया था कि मॉडर्न प्रिंसिपल चेंजेस, मतलब मॉडर्न बहुत सारे चेंजेस लेके आया था वो उसने। और उन्हीं मॉडर्न चेंजेस को उसने क्या नाम दिया नेपोलियन ने? सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको नेपोलिक कोड भी कहा गया, जिसमें उसने ही डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया, सर्फडम से फ्री कर दिया पीजेंट्स को, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ले आया। तो ये सारे मॉडर्न चेंजेस जो उसने लाया, तो इनिशियली सारे लोग खुश हो रहे थे, ये नेपोलियन हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी है, नेपोलियन आएगा, लिबर्टी लाएगा। बट जो इनिशियल एंथुसियाज्म था, इट सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी। क्यों? क्योंकि लोगों को रियलाइज हुआ, ध्यान है यहाँ पे, पीपल रियलाइज दिस, क्या कि नेपोलियन ने, बाकी सब तो ठीक क्या, लेकिन उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम जो है नेपोलियन ने क्या कर दी? खत्म कर दी। तो ये पूरी कहानी थी नेपोलियन की। फाइन, अब नेपोलियन तक पढ़ लिया, लेकिन नेपोलियन जब पावर में आया तो नेपोलियन जाएगा भी। यही तो जीवन का दस्तूर है ना, कि जो आज पावर में है वो कल जाएगा भी। तो वैसे यहां पे होता भी है कि आगे चल के क्या होता है आपको देखने को मिलेगा, यहां पे हम पढ़ेंगे। आगे चल के आपको देखने को मिलता है कि नेपोलियन जाता है, नेपोलियन के जाने के बाद में कंजर्वेटिव पावर में आते हैं, तो कहानी चलती रहेगी। तो अभी हमारी कहानी कहां से कहां तक पहुंची है? तो अगर मैं आपको ऐसे बताऊं तो अभी हमारी कहानी, जैसे अगर आप देखोगे, हाँ जैसे यहां देखोगे आप, तो अभी हमारी कहानी फ्रेंच रेवोल्यूशन से शुरू हुई है 1789 से। नेपोलियन आ गया पावर में, तो नेपोलियन पावर में आ गया, नेपोलियन पावर में आता है, मतलब 1790s में नेपोलिक वॉर चलती है पूरी, और सारा सब कुछ होता है। और अल्टीमेटली नेपोलियन जो है तो वो नेपोलिक कोड भी लाता है, सिविल कोड जिसको कहा गया है ना। सिविल कोड पे मैंने होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क करे हो, होमवर्क क्वेश्चन दिया था एक, तो सिविल कोड लेके आता है। ठीक है, नेपोलियन क्या लाता है? सिविल कोड ऑफ 1804 का सिविल कोड लेके आता है नेपोलियन। उस सिविल कोड से जैसे अगर आप देखोगे तो वो सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस करता है। अगेन आई एम टेलिंग यू पीपल, वन क्वेश्चन अ डे कीप्स द एग्जाम फियर अवे। एक आंसर लिखना होता है बस, और बहुत कुछ नहीं करना है। एक आंसर लिखना है डेली, डेली एक आंसर लिखते चलोगे, यू विल फील द डिफरेंस की पढ़ाई में मजा आ रहा है, आंसर बन रहे हैं, टॉपिक समझ में आ रहे हैं, सारी चीजें होंगी। तो एक आंसर डेली लिखते चलना है बस, समझ गए ना? तो आंसर राइटिंग में किसी प्रकार से कोई भी कंजूसी मत करना। गॉट माई पॉइंट? ठीक है। और अब देखो नोट्स डाउनलोड भी हो रहे होंगे तुम्हारे, क्यूट नोट्स डाउनलोड हो रहे हैं ना, क्यूट क्यूट नोट्स, जो रिवीजन नोट्स दे रहा हूं तो डाउनलोड भी हो रहे हैं वो। क्लियर है? चलो, तो ये स्टोरी चल रही है, मैंने जैसे बताया, लेकिन स्टोरी के पैरेलल में आइडियाज और थीम भी चलेंगे। तो आइडियाज और थीम भी चलेगी पैरेलल में। तो जैसे अब चैप्टर का पहला आइडिया आया है कि व्हाई एंड हाउ नेशनलिज्म इमर्ज्ड, नेशनलिज्म इन यूरोप। व्हाई एंड हाउ, देखो अब मैं बोर्ड का एक जादू दिखाऊं तुम्हें, इस बोर्ड में एक जादू है, चीजों को सीधे उठा के ले जाता है बोर्ड। ये व्हाई एंड हाउ नेशनलिज्म इमर्ज्ड, अरे यार, नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, व्हाई एंड हाउ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो अब जैसे यहां देखें अपन, व्हाई एंड हाउ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो अब कैसे कहानी आगे बढ़ेगी? नेशनलिज्म इन यूरोप वाला पार्ट, यहां से अब थीम है, अब स्टोरी नहीं है। स्टोरी वही नेपोलियन के आने तक पे भी रुकी हुई है, अभी नेपोलियन हारेगा, फिर वहां से स्टोरी आगे बढ़ाएंगे। अब एक थीम आ गई है, एक कॉन्सेप्ट समझो, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो जैसे मैंने चैप्टर शुरू किया था तब आपको बताया था कि नेशनलिज्म इन इंडिया बोलो आप, नेशनलिज्म इन फ्रांस बोलो आप, नेशनलिज्म इन अमेरिका बोलो,
तो समझ में आता है कि एक देश के लिए लोगों के अंदर देश भक्ति, राष्ट्रवाद पैदा होता है, तो एक कंट्री तक एक समझ में आता है कि हाँ देश की बात हो रही है। अब पूछा जा रहा है आपसे, यहां पे क्या पूछा जा रहा है आपसे यहां पे कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे इमर्ज हुआ। तो यूरोप एक कंट्री थोड़ी ना है, यूरोप क्या है? यूरोप तो एक कॉन्टिनेंट है पूरा का पूरा। यूरोप कंट्री नहीं है, यूरोप तो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है। तो एक कॉन्टिनेंट के अंदर, जिसके अंदर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं, अलग अलग आइडेंटिटी के लोग हैं, उनके अंदर कैसे नेशनलिज्म आया होगा, समझ गए? तो वो यूरोप जहां पे, आप पहला पैराग्राफ जो है ना, तो मैं आपको यहां पे लिख दे रहा हूं कि इससे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है? इस पैराग्राफ से, जैसे अगर आप यहां पे देखें तो इस पैराग्राफ से नो क्वेश्चन, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता इस पैराग्राफ से, इस पूरे सेगमेंट से कोई भी सवाल नहीं आएगा इस पूरे सेगमेंट से। तो क्या क्यों कर रहे हैं फिर? जब कोई सवाल नहीं आता तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं? तो इस सेगमेंट से सवाल नहीं आता, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अगर अपन देखें, इफ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप, यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट्स एज वी नो देम टुडे। मिड 18th सेंचुरी का अगर मैप देखोगे यूरोप का, तो आपको समझ में आएगा कि जिन्हें आज हम देश कहते हैं, ठीक है? तो ये मिड 18th सेंचुरी के पहले का है। तो जिन्हें आज हम देश कहते हैं, तो जैसे ऑस्ट्रियन एम्पायर था, रशियन एम्पायर था, ठीक है? पोलैंड जैसा देश नहीं एग्जिस्ट करता था, प्रूशिया था, जर्मनी जैसा कुछ था ही नहीं। तो ऐसा फैला हुआ एक अमीबा के टाइप का एक एम्पायर्स थे अलग अलग। कोई जो आज कंट्रियां देख रहे हो, ऐसी कंट्रीज नहीं थी, ठीक है? ऐसी कंट्रीज नहीं थी। तो फिर वहां पे जब नेशनल स्टेट्स नहीं थे, तो लोगों के अंदर नेशनलिज्म कैसे आया? क्वेश्चन समझ में आया? मतलब कंटेक्स्ट समझ में आया, कंटेक्स्ट कि हम बात किस चीज की कर रहे हैं। तो कंटेक्स्ट समझ में आया कि हम बात किस चीज की कर रहे हैं, कि जब देश ही नहीं थे तो नेशनलिज्म कैसे आ गया यूरोप में, है ना? बता दे लाला यार, अब डाउनलोड हो रहे हैं नोट्स, आज ही तो अपडेट गया, एक ऐप अपडेट करा जिन जिन को ऐसे दिक्कत लग रही है। आज एक अपडेट गया है, तो वो प्रॉब्लम जा रही थी कि डाउनलोड नहीं हो रहे थे क्यूट क्यूट नोट्स। तो आज एक अपडेट गया, एक बार चेक करो। माय कोर्सेस, रिवीजन नोट्स। अच्छा तो आ गया बेटा, देखो ये डाउनलोड वाला बटन आ गया है, ऊपर कोने में दिख रहा है, ये डाउनलोड होगा, है ना? अब डाउनलोड होना चालू हो गया, डाउनलोड वाला बटन है यहाँ पे कोने में ऊपर दिख गया। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया? कंटेक्स्ट अब अपन आगे बढ़े यहां से। तो अब हमें यह समझना है कि जब कंट्री नहीं थी तो नेशनलिज्म किस चीज का। तो यहां पे क्या होता है ना कि व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, आज हम जिस चीज को जर्मनी, इटली या स्विट्जरलैंड बोल रहे हैं, ये जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड था ही नहीं पहले। दीज ऑल नेशंस वर डिवाइडेड। कैसे डिवाइडेड थे? ये किंगडम में डचीज मतलब स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स, कैंटोन्स को भी स्टेट्स कहा जाता है। तो जो आज हम कंट्रीज देख रहे हैं वो पहले किंगडम्स, डचीज, कैंटोन्स इस तरह से डिवाइडेड थे, इस तरह से बटे हुए थे, ठीक है? whose rulers had their autonomous territories, और रूलर्स की अपनी अपनी ऑटोनोमस टेरिटरीज हुआ करती थी, इस तरह से डिवाइडेड थे, ठीक है? ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, ठीक है, विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल्स, ठीक है? तो ये जो एरियाज थे, किंगडम थे, उन किंगडम में अलग अलग सेगमेंट डिवाइडेड थे, और एक रूलर के अंडर में, जैसे जो जर्मन एम्पायर होगा उस समय पे, प्रूशियन एम्पायर कहलाता था, तो उसके अंदर जर्मनी बोलने वाले और फ्रेंच बोलने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले, सारे भाषा बोलने वाले लोग रहते होंगे। तो क्योंकि राजा था, तो राजा ने सबको अपने अंदर बांध के रखा था एक तरह से, ठीक है? ऐसा सिस्टम होता था। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज अ शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। तो जैसे आज फ्रांस के लोग अपने आप को फ्रेंच सिटीजन्स मानते हैं, तो उस समय प्रूशियन एम्पायर, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, जो अलग अलग साम्राज्य हुआ करते थे, तो लोग अपनी लॉयलिटी साम्राज्य से नहीं रखते थे। उन्हें पता था राजा को कोई आके दो चाटे मारेगा और कोई और राजा बन जाएगा। तो उनके बीच में कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी या कॉमन कल्चर नहीं होता था, जैसे आज कंट्रीज में
कॉमन कल्चर होता है, कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है कि वी ऑल बिलोंग टू इंडिया, ठीक है, और इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेते हो ना तुम प्लेज, तो वैसा नहीं होता था पहले, है ना। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, तो एक ही एम्पायर के अंडर में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया, ये सिर्फ समझने के लिए क्वेश्चन नहीं आता इस पे से। हैब्सबर्ग एम्पायर, जैसे हम देखें तो हैब्सबर्ग एम्पायर जो है, जिसने ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर रूल किया है, मतलब ये वाले रीजन के ऊपर जिसने रूल किया है, ये हैब्सबर्ग एम्पायर, ये देखो ये ऑस्ट्रियन एम्पायर है ना, ये पूरा का पूरा ये ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर जो था इस क्षेत्र में रूल करता था। तो इसका एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे कि ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर जो था, हैब्सबर्ग एम्पायर, तो दिस एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जाम्पल अ पैच वर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, दिस वाज द पैच वर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन, अलग अलग क्षेत्र से जुड़ के बना हुआ था, ठीक है। इट इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजन, ठीक है, तो ऊपर वाला अल्पाइन एरिया जो है, जिसमें टॉयल वाला रीजन आ जाएगा, ऑस्ट्रिया आ जाएगा एंड सुडेंटलैंड आ जाएगा, ठीक है। इस एरिया में ये एरिया अल्पाइन रीजन में आ गया, ठीक है। एज वेल एज, जैसे अगर आप देखेंगे एज वेल एज बोहेमिया, ठीक है, बोहेमियन रीजन था जहां पे एरिस्टोक्रेसी वाज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग पीपल, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूडेड इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस, अब इस हैब्सबर्ग एम्पायर ने इटली वाले क्षेत्र में भी कब्जा करके रखा था, इन द एरियाज ऑफ लोम्बार्डे एंड वेनेतिया। फिर क्या है, हंगरी, ठीक है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार लैंग्वेज, ठीक है, तो भाषा देखना, व्हाइल अदर हाफ स्पोक वेराइटी ऑफ डायलेक्ट्स, तो कोई मैग्यार लैंग्वेज बोल रहे हैं, कोई दूसरी रीजनल डायलेक्ट्स बोल रहे हैं। फिर एक रीजन था कौन सा, गैलेशिया, तो गैलेशिया वाला जो रीजन था, वहां पे जो रूलिंग क्लास थी वो पॉलिश लैंग्वेज बोलती थी, पोलैंड वाली लैंग्वेज। बिसाइड्स दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स, देयर वर आल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एम्पायर अ मास सब्जेक्ट ऑफ पीजेंट पीपल, ठीक है। इन एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप्स के अलावा, जैसे अगर आप देखेंगे तो कोई पॉलिश लैंग्वेज बोलने वाला है, फिर कोई मैगार लैंग्वेज बोलने वाला है, तो ऐसे अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप के अलावा आप देखेंगे एक बहुत बड़ा पीजेंट ग्रुप भी रहता था, ठीक है, जिसमें बोहेमियंस आ गए, स्लोवाक्स आ गया जो बाद में स्लोवाकिया बनता है, ठीक है, स्लोवेनियंस आ गए इन कैर्नियोला, फिर क्रोट्स आ गए, ये क्रोशिया वाले, तो बाद में कंट्री बने, इंडिपेंडेंट कंट्रीज, ये क्रोशिया कंट्री बनेगा, ठीक है। क्रोट्स टू द साउथ एंड रोमनांस, ठीक है, रोमन्स टू द ईस्ट ऑफ ट्रांसिल्वेनिया। सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। तो अब आप देखो कि एक हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर, ठीक है, अब देखोगे आप जैसे, तो एक हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर इतने सारे लोग हैं, एक हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर इतने सारे लोग हैं, और सारे लोग अलग अलग आइडेंटिटी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। एक हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर इतने सारे लोग, और सारे लोग अलग अलग आइडेंटिटी को बिलोंग करते थे, और इसी के चक्कर में आपको क्या देखने को मिलता था, इसी के चक्कर में आपको देखने को मिलता था एक सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी बहुत आसानी से आ पाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि इतने डाइवर्स लोग हैं, ठीक है। तो दी ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वाज अ कॉमन एलिजियंस टू द एम्परर। वो सिर्फ एक साथ इसलिए थे क्योंकि उनके ऊपर एक राजा बैठा था, किसी दिन वो राजा को कोई पीटेगा तो वो राजा हट जाएगा, कोई और आ जाएगा, तो उनके एलिजियंस जो है, उनका झुकाव जो है उस राजा की तरफ हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इतना सिंपल गणित चल रहा था वहां पे, समझ गए, बताओ, क्लियर है। तो अब सवाल यही आता है, देखो उन्होंने भी यही सवाल पूछा है कि हाउ डिड नेशनलिज्म, यही मेन क्वेश्चन है जो समझा रहा हूं अभी, उसके पीछे का क्रक्स यही है कि हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज्ड इन सच अ डाइवर्स लैंड, ठीक है। तो नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन जो है इतनी डाइवर्स जगह पे कैसे इमर्ज हो गई, ठीक है। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज्ड इन सच डाइवर्स लैंड, ठीक है, बताओ बाबू, क्लियर है। कल तो छुट्टी है ना, मतलब कल छुट्टी नहीं, कल तुम्हारी एसएसटी की क्लास नहीं है ना, यहां तक क्लियर है। क्लियर, वेरी गुड। मतलब ये सिर्फ समझने के लिए है, तुम्हें एक लाइन समझना है कि इतनी डाइवर्सिटी है, जैसे मैंने तुम्हें
भयंकर कठिन सा एग्जाम्पल दे दिया और उससे बता दिया कि हैब्सबर्ग एम्पायर का एग्जाम्पल लोगे तो वो वहां पे लोगों के अंदर एक कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी है नहीं, तो फिर वहां पे नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई जब लोगों के अंदर बीच में कुछ कॉमन ही नहीं था। तो अब लोगों के बीच में क्या कॉमन था उसको अपन आइडेंटिफाई करेंगे, आइडियोलॉजी वाला पार्ट चल रहा है। तो यहां पे आपको समझना होगा कि दो तरह के लोग थे उस समय सोसाइटी में, एक थे एरिस्टोक्रेट्स जिसे एरिस्टोक्रेसी कहा जाएगा, और दूसरा था मिडिल क्लास जो इमर्ज हो रही थी, जो मिडिल क्लास आ रही थी। कितने लोगों को क्लास 9th में ध्यान है मिडिल क्लास कहां से आई थी? याद है ना, वो ऊपर से आसमान फटा था उसमें से गिर गई थी मिडिल क्लास, याद है? मारेंगे चाटा। ठीक है, ये मिडिल क्लास कैसे इमर्ज हुई थी? तो आपको ध्यान हो, हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी पढ़ के आए थे ये वाली चीज कि जैसे जैसे लोग क्या हुए, धीरे धीरे प्रॉस्पर्स हुए, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा। ठीक है, ट्रेड बढ़ा तो चार लोगों ने पैसा कमा के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में पैसा कमाया, तो अब वो थे पीजेंट्स लेकिन पैसा कमा लिया ट्रेड वेड करके, तो उनके पास पैसा आ गया तो वो गरीब भी नहीं रह गए, लेकिन राजा महाराजा में भी काउंट नहीं हो रहे वो, तो वो बीच के जो लोग थे उन्हें मिडिल क्लास कहा गया। और मिडिल क्लास ने एजुकेशन पा ली, एजुकेशन पाके उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिए। शिक्षा की सबसे खूबसूरत चीज क्या बताए? शिक्षा आपको सशक्त करती है। कैसे सशक्त करती है? आपके कॉन्फिडेंस को, आपके हिम्मत को, आपके जिगरे को शिक्षा सशक्त करती है। जब ज्ञान होता है तो ज्ञान से आदमी अपने आप में शक्ति महसूस करता है। तो एक रोटी कम खा लेना, हो सकता है आज आपके यहां बहुत सारे चैलेंजेस हो सकता है कि घर में सारी स्थितियां सही ना हो, अभाव रहता है। बहुत सारे लोग आप देखोगे, इतिहास उठा के देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत जीरो से, इनफैक्ट माइनस से शुरू किया है, उन्होंने अपनी पूरी जनरेशन को खींच के लाए आगे। लेकिन उन्होंने किसी एक चीज को अगर पकड़ के रखा तो अगर तुम देखोगे तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर को देख लो, एपीजे अब्दुल कलाम को देख लो, और ऐसे अनगिनत नाम है। हर व्यक्ति ने सिर्फ एक चीज पकड़ के रखी थी, वो क्या थी? शिक्षा। और उस शिक्षा ने उनको सशक्त किया, तो वो उस शिक्षा की मदद से वो आज, मैं बता रहा हूं तुम्हें उनके बारे में, दुनिया पढ़ रही है उनके बारे में। तो बाबू, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि यहाँ पे आप जैसे हिस्ट्री के भी पैटर्न को पकड़ोगे तो वो मिडिल क्लास कैसे इमर्ज हुई? क्योंकि जब पैसा आया तो उससे उन्होंने एजुकेशन ली, और एजुकेशन लेने के बाद वो एम्पावर हुए तो उन्होंने क्वेश्चन किया। अब क्वेश्चन किसको करेंगे वो? तो उन्होंने क्वेश्चन किया एरिस्टोक्रेट्स को। तो उस समय पे सोसाइटी में आप बोलोगे कि नेशनलिज्म का आइडिया कैसे आया, तो उस समय की सोसाइटी को समझो पहले। तो उस समय सोसाइटी में एरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे, और एरिस्टोक्रेट्स के बराबर में मिडिल क्लास के लोग हुआ करते थे। ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे और मिडिल क्लास के लोग हुआ करते थे। एरिस्टोक्रेट्स कौन है? आ जाओ समझते हैं। ठीक है, ठीक है,